हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइशा आईएएस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम सोशलिज्म इन रशिया वाला टॉपिक कवर करेंगे। देखो, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो यहाँ पर रिकैप की हमें नहीं लग रहा है कि उतनी नीड है। अगर आपने नहीं देखा है पुराना वाला वीडियो से पहले वाला, आप उसको देख लेना, आपको सीधे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ना सोशलिज्म इन रशिया के बारे में। देखो, 1914 से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चालू हुआ। ठीक है, तो उससे पहले जितनी भी रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सारी की सारी इलीगल थी। क्यों? बिकॉज जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ना, उस वजह से इन लोगों को इलीगली ही ऑपरेट करना पड़ रहा था। उन लोगों को एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा था इन लोगों ने। ठीक है, क्योंकि एट दैट टाइम जो ज़ार था, मैंने बता रखा था, ज़ार निकोलस टू, उसने सेंसरशिप वगैरह वगैरह लगा रखा था, तो उसके अगेंस्ट कोई भी बोलता था नहीं। अब ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनेंगी तो कुछ तो कमियां निकालेंगी ना। सो इस वजह से इन लोगों ने अपना न्यूज़पेपर चलाया, वर्कर्स को मोबिलाइज़ करा, सॉरी। बहुत बड़े सारे से इन लोगों ने स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज़ करा। तो ये जितने भी पार्टीज़ थी एट दैट टाइम, फॉर एग्जांपल एक 1898 में एक पार्टी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये वो वाली पार्टी थी जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी और उनके आइडियाज़ से काफ़ी एक हद तक इन्फ्लुएंस है। बट फिर वही बात है ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इन लोगों को इलीगली ऑपरेट करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये जो पार्टी थी या फिर इसके साथ में जितनी भी पार्टीज़ थी वो एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम कर रही थी। ठीक है, अपना अपना न्यूज़पेपर बनाना, वर्कर्स को मोबिलाइज़ करना। ठीक है, और जितने भी स्ट्राइक्स वगैरह हो रखे थे एट दैट टाइम उसे ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब इन लोग का काम था। कुछ रशियन सोशलिस्ट थे। पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि रशिया में एट दैट टाइम मैंने बता रखा था कि बड़े सारे से कुछ इकोनॉमिस्ट थे, कुछ सोशलिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि हमें जो है हमारी गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव का जो आइडिया होता है उस पर फोकस करना चाहिए। तो रशियन जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो रशिया के किसान वगैरह हुआ करते थे, वो लोग अपना काम ऐसे ही करा करते थे। बड़े सारे से पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे, वो एक लैंड पे अपने हिसाब से वो डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद उससे जो भी एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस होता था, उससे जितना भी प्रॉफिट आता था तो वो सब मिल बांट के प्रॉफिट लेते थे। ठीक है, ये वाला था सिस्टम। रशिया में पीजेंट्स का सिस्टम यही था। तो कुछ रशियन सोशलिस्ट को लगता था ना कि क्योंकि वहाँ पे ये वाला सिस्टम है, तो कुछ रशियन सोशलिस्ट ये सोचते थे कि जो रशियन पीजेंट्स हैं उनका जो ये कस्टम है ना, ये लैंड को डिवाइड करने का, ये उनको बाय बर्थ मतलब नेचुरल तरीके से ही उनको वो सोशलिस्ट बनाता है। ठीक है, कोई आकर डिक्लेयर नहीं करता है कि ये सोशलिस्ट है। इन इन लोगों ने ऐसा ही तरीका अपना रखा है। ऑफकोर्स अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, आप उसमें काम वाम कर रहे हो, बड़े सारे से लोग मिलके, पूरे सोसाइटी के लोग मिलके प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो, तो उन लोगों को ये लगता था कि इतना कर रहे हैं तो ये लोग नेचुरली सोशलिस्ट हैं। ठीक है, लोगों पे हम डाउट नहीं कर सकते। इसीलिए पीजेंट्स वर्कर्स को छोड़ करके, जो वर्कर्स हैं उन्हें छोड़ करके जो बस पीजेंट्स हैं वही होने चाहिए रेवोल्यूशन के मेन फोर्स। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में भी कुछ आइडियाज़ थे जो निकल के आ रहे थे, जिन्होंने कहा कि पीजेंट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ रिच हैं कुछ पुअर हैं, तो पीजेंट्स को नहीं, हम हमारे जितने भी एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं जो सब इक्वल लेवल पे हैं, ऑफकोर्स एम्प्लॉयड हैं, किसी एक कंपनी में एम्प्लॉयड होंगे या फिर किसी एक जगह पे एम्प्लॉयड होंगे तो इक्वल तो होंगे ही, मतलब पीजेंट्स से तो इक्वल होंगे ना जितने भी किसान वगैरह हैं। तो जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उन लोगों को होना चाहिए मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नहीं, एक और पार्टी थी, क्योंकि वो कंट्री साइड में भी ये लोग एक्टिव थे। तो लेट 19th सेंचुरी में ना कंट्री साइड मतलब जो रशिया का जो विलेज वाला एरिया था, वहाँ पे एक मतलब बड़े सारे से सोशलिस्ट लोगों ने मिल करके सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई थी 1900 में। ठीक है, ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी था ना, ये कह रहा था कि हमें पीजेंट्स को साथ में रखना चाहिए और जो भी नोबल्स ने अपने पास लैंड ले रखा है वो सारे इनसे छीन करके हमें पीजेंट्स को दे देने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, नाम के डेमोक्रेट्स थे, इनके भी आइडियाज़ कुछ बहुत ज़्यादा ढंग के नहीं थे। आई मीन ठीक थे, देखो जार से बढ़िया थे, अपने अपने अलग से आइडियाज़ थे। इन दोनों लोग का पर्पज़ एक ही था, दोनों पार्टीज़ का, कि हमें जार को निकाल के बाहर फेंकना है, ये जो मोनार्की चला रहा है ये नहीं चलना चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए रशिया में। तो उन लोगों को लगता था, जो अपने आप को जो सोशल डेमोक्रेट्स कहते थे, ठीक है, वो सोशलिस्ट, ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे ना कि पीजेंट्स को दे देना चाहिए नोबल्स का ज़मीन, की ऑफकोर्स ये रेवोल्यूशनरी ही आइडिया है, तो इससे वो डिसएग्री करते थे। ठीक है, इसमें एक नाम निकल के आएगा, व्लादिमिर लेनिन। तो इन्होंने ये कहा कि जो पीजेंट्स है ना वो किसी एक ग्रुप में यूनाइटेड नहीं है। ठीक है, वो काम कर रहे हैं खेतों में, कोई दिक्कत नहीं है, सोशलिज्म को वो आगे प्रमोट कर रहे हैं,
प्रमोट कर रहे हैं इन द सेंस कि एक साथ काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, बट फिर भी उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ किसी के घर में काम करते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े सारे ऐसे पीजेंट्स हैं, उनकी वाइफ भी हैं। तो हमें जो एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं ना, हमें उनका सहारा लेना चाहिए, हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए हमारे इस रेवोल्यूशन के फोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये बड़े सारे से डिफ्रेंशिएशन निकल के आए, इसमें से याद कुछ नहीं रखना है, बस 2 पार्टीज थी। पार्टीज तो बड़ी सारी सी बनी थी, बट यहाँ पे आपकी बुक में 2 ही दे रखा है, तो ये 2 ही मेन होगा, ठीक है। ये 1898 में बनी थी, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है। नाम इसमें नाम में देखो डेमोक्रेटिक वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा इन लोग का विचार अलग हो, बट मैंने बता दिया है इन लोग का ये था कि जो एम्प्लॉयड वर्कर्स होंगे वो आएंगे, बट ये कंट्री साइड में जो विलेजेस में बन रखी थी, सोशलिस्ट वगैरह ने बना रखा था, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में, इन्होंने कहा था कि नहीं, जो पीजेंट्स हैं वो ही होने चाहिए मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये कोऑपरेटिव की तरह काम करते हैं और ये हमारे कंट्री के नेचुरल सोशलिस्ट हैं, ठीक है। तो फिर जो व्लादिमीर लेनिन थे वो लीडर थे बोल्शेविक ग्रुप के। बोल्शेविक ग्रुप कोई पार्टी वार्टी नहीं थी, जस्ट वॉज अ ग्रुप, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि एम्प्लॉयड वर्कर्स का सपोर्ट लेने के लिए कहा था, जितने भी अदर ग्रुप्स थे वो कह रहे थे पीजेंट का सपोर्ट लेने के लिए। देखो दोनों का मतलब एजेंडा सेम ही है कि जो ये ज़ार रूलर है, जो हमारे रशिया को रूल कर रहा है, इसको निकाल के बाहर फेंकना है। तो जो ये बोल्शेविक ग्रुप के जितने भी लीडर्स थे, सॉरी लीडर तो एक ही था, व्लादिमीर लेनिन, वो तो वही लीडर थे। तो जो व्लादिमीर लेनिन थे वो ये कह रहे थे कि ज़ारिस्ट रजाइम, जो ज़ार निकोलस टू है, उसको बाहर फेंकने के लिए, उसको हटाने के लिए यहाँ से रशिया से हमें डिसिप्लिन और एक मेंबर, जो क्वालिटी नंबर होता है ना, क्वालिटी नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, हमें उनकी नीड है। बाकी एक और भी ग्रुप था मेंशेविक का, जो ये कह रहे थे कि जो पार्टी होनी चाहिए वो सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, जैसे कि जर्मनी में हो रखी है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वालिटी मेंबर, किसी को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जो बोल्शेविक थे उनका अपना अलग तरीका था, जो मेंशेविक थे वो कह रहे थे कि नहीं, पार्टीज जो है ना वो सभी के लिए ओपन होनी चाहिए, ठीक है। पर्पस दोनों का सेम ही था, जार को निकाल के बाहर करना है यहाँ से। बात करते हैं अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। अच्छा है कि यहाँ पे रेवोल्यूशन हो रखा था। 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको जानते हैं ये लोग रशियन रेवोल्यूशन के नाम पे, बट एक 1905 में भी हो रखा था जिसको लोग ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे बाकी के अदर यूरोपियन रूलर्स होते थे ना, ठीक है, 20th सेंचुरी में भी आप देखोगे उसके स्टार्टिंग में, तो वो सब थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, बट जो ज़ार था ना वो अलग ही लेवल का, पता नहीं किस टाइप का इंसान था। इसके बारे में मैं बताती हूँ। इसने बोला कि इसको पार्लियामेंट बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। कहने का ये मतलब है ना कि ये एक होता है मोनार्की, तो कुछ कंसेशन वगैरह हो सकता है मिल जाए। एक होता है ना एक्सट्रीम वाला मोनार्क, वही था ये ज़ार। इसको पार्लियामेंट में कभी जाना ही नहीं था, इसको बनाना ही नहीं था कुछ भी पार्लियामेंट। तो जो भी लिबरल्स थे ना रशिया के, उन्होंने कैंपेन करा, एक साथ वो आए, बैठ के कुछ उन लोगों ने बातचीत करी, मीटिंग्स वगैरह, कैंपेन ही समझो, कि हाँ हमें इस स्टेट ऑफ अफेयर को एंड करना है। तो सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के साथ में पीजेंट्स एंड वर्कर मिले। टू बी ऑनेस्ट सारे लोग एक साथ आए। आप नाम में कंफ्यूज मत होना, बस इतना समझ लो जितने भी लोग थे उस टाइम, जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो रेडिकल हो, लिबरल्स की हो, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वगैरह जितनी भी पार्टीज थी, ये सब हो, पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन सब के साथ आए। ये 1905 का टाइम था। इन लोगों ने डिमांड करी कि हमें हमारा संविधान चाहिए, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें हमारा संविधान चाहिए, आपको पार्लियामेंट भी बनाना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम पे पोलैंड में नेशनलिस्ट वगैरह, अब जब मैंने बता रखा था, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स एंड नेशनलिस्ट, मैंने पहले भी बता रखा है इन चारों का मतलब, फर्स्ट वाले वीडियो में, आप उसे देख के और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने भी इस सारे रेवोल्यूशन को सपोर्ट करा है। जो 1905 वाला जो रेवोल्यूशन था ना, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी, तो उसको इन लोगों ने सपोर्ट करा है। मतलब ये भी लोग साथ में थे, ये लोग भी परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे कोई रिलीजन की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बस एक इंसान से ही लोग परेशान हैं। मतलब क्या ही इंसान होगा वो, सोच सकते हो आप ना। ये सब हुआ कैसे कि जो 1905 का जो टाइम था, इसमें ऐसा क्या हुआ, एंड इसको जानने के लिए कि क्यों हुआ, हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। 1904 में चलते हैं। देखो 1904 में क्या हुआ था ना, वो रशियन वर्कर के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला समय था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा समय था। क्यों समय, इन द सेंस बहुत ज़्यादा ख़राब साल था वो ईयर, ठीक है। उसमें क्या हुआ ना, प्राइसेस, जितने भी एसेंशियल गुड्स थे, जितने भी हमारी ज़रूरतमंदी रोज़मर्रा की चीज़ें थी, उसकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे, पीक पे चल रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो वेजेस थी वो डिक्लाइन हो गई थी।
उसके बाद में जब इतने सारी चीज़ें होने लगे, जब वर्कर्स परेशान होने लगे, तो उन लोगों ने अपना एक एसोसिएशन बनाया। और जो ये वर्कर्स का जो एसोसिएशन था ना, वो डेली आए दिन वो बढ़ ही रहा था। ऐसा नहीं था कि वो उसमें मेंबर्स की कमी हो रही है या फिर उनके कुछ काम धाम में उनके कुछ रुकावट आ रही है, नहीं, वो सब कुछ वो अपना मतलब आपस में मिलजुल के वो अपना एक्सट्रीम लेवल पे ही लेके जा रहे थे, चाहे वो स्ट्राइक हो चाहे वो शांति वाला काम हो। ठीक है, प्रॉब्लम तब हुई जब रशियन वर्कर्स का मतलब उसी मेंबर में से ना कुछ रशियन वर्कर्स थे, 4 मेंबर थे। ठीक है, रशियन वर्कर के 4 मेंबर थे। उनके खिलाफ ना एक इंडस्ट्रियल एक्शन लिया गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1904 में एक फैक्ट्री थी, ठीक है, पुतलव आयरन वर्क नाम था उस फैक्ट्री का। वहाँ पे उनके अगेंस्ट में एक इंडस्ट्रियल एक्शन लिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे थे। अब इनकी ऑब्वियस सी बात है, मैंने 2 वीडियो से मैं बता रही हूँ कि इनकी क्या ही डिमांड रही होगी। मतलब मैं प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, ज़्यादा टाइम तक काम करवाना, वेजेस को डिक्रीज़ कर देना, उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के बजाय और भी ख़राब कर देना। तो उनकी एक बड़ी सारी सी ये सब डिमांड थी। तो जब इन 4 लोगों ने, उन रशियन वर्कर्स की जो असेंबली थी, उसमें से जब ये 4 लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई कि हमें ये चाहिए, तो उनके खिलाफ एक इंडस्ट्रियल एक्शन लिया गया। और उसके बाद जब उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया, तो उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद अंदर में 10,000 वर्कर्स थे जो सेंट पीटर्सबर्ग में ना वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। क्या डिमांड कर रहे थे कि जो हमारा दिन का जो काम होना चाहिए ना, वो 8 घंटे ही होने चाहिए, हम उससे एक भी मिनट अधिक काम वाम नहीं करेंगे। आप हमारे वेजेस को इंक्रीज़ करो, क्योंकि आप जितना दे रहे हो और जितना काम करा रहे हो हमसे नहीं हो पाएगा इतना। अब ऐसे तो नहीं बोला होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा इतना, मैं बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के बता रही हूँ जिससे कि आप लोग सुनो। तो डिमांड उनकी यही थी कि जो उनका जो टाइम लिमिट है उसको कम करा जाए, जो उनकी वेजेस है उसको इंक्रीज़ करा जाए, जो उनकी वर्किंग कंडीशन है, जिस जिस तरीके से उनको वहाँ पे जाके एक्सप्लॉइट करा जाता है, आप लोग उनको कम कर दो। ठीक है, इसका लीडर कौन था, मतलब ये सारा सब कुछ लीड कौन करा था? फादर गैपॉन करके एक पर्सन थे, उन्होंने लीड करा था। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कौन सी गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट, छोड़ो, वहाँ पे मोनार्की चलती थी। ठीक है, तो जब ज़ार ने कुछ भी नहीं करा, तो इन सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग फादर गैपॉन, वो लोग विंटर पैलेस जैसे आप समझो हमारे इंडिया में रेड फोर्ट है ना फेमस, वैसे ही वहाँ पे आज भी विंटर पैलेस फेमस है। ठीक है, तो वो विंटर पैलेस में वो लोग जाते हैं। विंटर पैलेस के पास में जितने भी पुलिस की जितने भी चीज़ें होती हैं, पुलिस स्टेशन वगैरह जो कुछ भी होता है, उस सब पे अटैक करते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स वो लोग चाहते हैं अटैक करना, बट उन लोगों का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि वो लोग अटैक कर ही देंगे। वो लोग ऑब्वियसली, अगर आप किसी को इतना एक्सप्लॉइट करोगे तो वो लोग बदले में रिटेलिएट तो करेंगे ही, बट यहाँ पे इन लोग का कोई भी वो मन नहीं था कि इन लोग को अटैक ही करना है। वो लोग विंटर पैलेस में गए अभी, तो वहाँ पे पुलिस ने इन पे अटैक कर दिया। मैंने पहले बोला कि इन्होंने अटैक किया, सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक, बट हाँ, वहाँ पे पुलिस ने इन पे अटैक करा। उसमें टोटल आई गेस 100 वर्कर की जान गई ऑफकोर्स, और 300 लोग जो थे ना वो घायल हो गए। तो इस इंसिडेंट को ना ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, और इसी वाले इंसिडेंट को कहते हैं 1905 का रेवोल्यूशन। अभी आई होप समझ में आ रहा होगा कि ब्लडी संडे का ये 1905 वाले रेवोल्यूशन से क्या कनेक्शन है। ओके, जो जो ये स्ट्राइक है, जब इतने सारे लोग मर गए, जब इतने सारे लोगों को चोटें लगी, बड़े सारे से लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, ऑफकोर्स 300 लोग कहाँ गए होंगे, हॉस्पिटल में ही। तो जो ये स्ट्राइक है ना, वो ऑल ओवर कंट्री में फैल गए। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद हो गए, जितने भी स्टूडेंट हैं ना वो सारे अपनी यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से बाहर आने लगे। ठीक है, अब उनको भी फील होने लगा कि हाँ, हमारी भी भाई कुछ सिविल लिबर्टीज़ हैं, हमें भी तो वो मिलनी चाहिए। जितने भी लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, सभी के सभी वो एक साथ आए और इन लोगों ने डिमांड करी किस चीज़ की? संविधान। हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ। तो 1905 का जब ये रेवोल्यूशन हो रहा था, तो ज़ार को ये समझ में आया कि इन लोगों को थोड़ा सा मुश्किल है हैंडल करना। तो इसने ना एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई, जिसको इसने ड्यूमा कहा। ठीक है, वो पार्लियामेंट का ही नाम था ड्यूमा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग नहीं था। अब प्रॉब्लम ये थी ना कि ये किसी से मिलता विलता नहीं था। इसने बस बना रखा था कि हाँ, नाम का है, पार्लियामेंट चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, मैंने ड्यूमा बना दिया है। बट इसका कोई मन वन नहीं था कि ये संविधान वगैरह बनाए। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे हाथ में पावर आ जाए किसी भी चीज़ की, नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं बढ़िया सा, बट स्टिल अगर मैं उस टाइम के बारे में बात करूँ, अगर आपके भी हाथ में पावर आ जाए ना, तो आप नहीं दोगे उसको। और अगर आपको कोई इतना बोल देना कि आपके हाथ में पावर है, आपको पूरी दुनिया को नहीं, चलो छोड़ो दुनिया नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, आपको एक देश को कंट्रोल करना है, आप जो बोलोगे हर देश के हर लोग वो ही करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप उस पावर को क्यों ही जाने दोगे? ठीक है, मैं उस टाइम के बारे में बता रही हूँ। आज के टाइम पे ऐसा करोगे तो फिर आज कोई बचने वाला नहीं है। एनीवे,
तो उसका नाम ड्यूमा था पार्लियामेंट का। तो इसका ये प्रॉब्लम था ना कि ये किससे मिलता मिलता नहीं था, इसका मन नहीं था कुछ करने का। तो आप देखोगे ना ऑलमोस्ट 75 डेज़ के आसपास ना इसने पहले ड्यूमा को ख़त्म करा, मीन्स डिसमिस करा। उसके बाद फिर से जब री इलेक्शन हुआ ड्यूमा का, तो उसने 3 मंथ के अंदर इसने डिज़ोल्व कर दिया। कि करने की क्या कोशिश कर रहा था, ये चाह रहा था कि देखो रिवॉल्यूशन हुआ है, बड़े सारे से स्ट्राइक वगैरह हो रखे हैं, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो बड़ी सारी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इन लोग को बस शांत करने के लिए पार्लियामेंट बना दो, बस नाम का पार्लियामेंट, ठीक है। अब क्योंकि नाम का पार्लियामेंट है तो वो क्यों ही जाएगा, इसने खुद ही प्लान करके बना रखा है, तो वो क्यों जाएगा मिलने। तो इससे वो लोग भी शांत हो जाएंगे कि हाँ चलो पार्लियामेंट बन गया और मैं मिलने जाऊँगा ही नहीं, तो पार्लियामेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा कैसे। माइंडेड है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो बस सिंपल सी यही बात है कि वो चाहता पता कुछ था नहीं, बस नाम के लिए बना रखा था। इसीलिए जितने भी जो ये पॉलिटिशियंस थे ना, जितने भी ये सॉरी लिबरल्स थे ना, और जो ये रेवोल्यूशनरीज थे, ये ड्यूमा से बाहर ही रखे गए थे, ठीक है। ये वाली बात है। चलो अभी बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर की। जैसा कि पता है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रखा था। ज़रा बताना कमेंट में कितने सारे से कंट्रीज इन्वॉल्व थे, अलाइड फोर्सेस कौन कौन सी थी, मीन्स अलाइड पावर कौन कौन सी थी, यहाँ से देखना नहीं, ओके, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बड़े सारे से उसमें कंट्रीज इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो रशिया क्योंकि चल रहा था ना वहाँ पे, यूरोप में चल रहा था, तो रशिया में काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर हो रखा था ये वाला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना वो। तो जो लोग थे ना वो ज़ार निकोलस के अराउंड इर्द गिर्द घूम रहे थे कि ये सोच के कि हाँ अब तो ये कुछ करे, बिना मतलब कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, कुछ तो करे ये। अब ये ज़ार इतना पागल था, इतना ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा था ये, कि ज़ार ने रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब वो मना ही कर रहा है कि हम किसी पार्टी वार्टी से नहीं मिलेंगे, ड्यूमा में जितने भी पार्टीज बैठे हैं आप उनको बैठे रहने दो, हम नहीं मिलेंगे किसी को भी, ठीक है। फिर एंटी जर्मन सेंटिमेंट थे वो पीक पे चल रहे थे। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका लोगों को लगा कि हाँ ये तो जर्मन नाम है, हमें चाहिए ही नहीं, तो उसका नाम रख दिया गया पेट्रोग्राड, ठीक है। ज़ारीना अलेक्जेंड्रा इनकी वाइफ थी, ज़ार निकोलस टू की। तो इनको लगा कि ये तो जर्मन ओरिजिन से है, मतलब ऑब्वियसली ये जर्मन ओरिजिन से थी, और जो इनका नाम था वो जर्मन ही नेम था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, एक मॉन्क था, ठीक है, जिसका नाम था रासपुतिन। तो कहा जाता है कि इनकी वाइफ का उसके साथ फालतू सा अफेयर था, लव अफेयर, ऐसे कनेक्ट करा जाता है। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, बट ऐसा कहा जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे बताना चाहिए। तो ऑब्वियसली इनके बारे में भी बात होगी। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या डिफरेंस था, 2 फ्रंट थे, एक ईस्टर्न फ्रंट था और एक वेस्टर्न फ्रंट था। जो आर्मीज वेस्ट में थी ना वो तो ट्रेंचेस से लड़ रहे थे, ठीक है, उनके लिए मतलब उतना हार्ड नहीं था। बट जो आर्मीज ईस्ट में लड़ाई कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, अरे एक वेस्टर्न फ्रंट एक ईस्टर्न फ्रंट था ना, तो अगर पॉलिटी पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। इधर इतना डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं खबर होने वाला है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। बस इतना समझो आप, एक अपने माइंड में ना एक इमेज बनाओ, एक ग्राउंड है वहाँ पे वॉर हो रही है, एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है, ठीक है। जो वेस्टर्न फ्रंट है वहाँ पे जो आर्मीज है ना वो ट्रेंचेस स्ट्रेच करके वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। बट जो ईस्टर्न फ्रंट वाले हैं उन्हें उन्हें हो रही है बड़ी सारी सी प्रॉब्लम। ईस्ट में क्या हो रहा है, जो आर्मी है ना उनको मूव करना पड़ रहा है। तो जैसे वो मूव करते हैं ना तो वहाँ पे कैजुअलिटी सी हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे आपकी डेथ की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बड़े सारे से आर्मी जो थे ना रशिया के वो मारे गए थे। लगभग आप समझो 7 मिलियन जो आर्मीज थे ना, यू कैन से ऑफकोर्स 3 मिलियन जो रेफ्यूजीज़ थे वो आए थे रशिया में। 7 मिलियन जो आर्मी वगैरह है, इतने सारे से अभी तो पता नहीं कितना नंबर है, बट हाँ इतना कहा जाता है। तो फिर मैं भी बता रही हूँ इतना आर्मीज़ की जाने गई थी बहुत सारी थी। तो जो वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे लोग कि उन उन वो लोग भी मतलब फालतू में ही कह रहे हैं कि आप फालतू में ही हमें जाके वहाँ पे इंक्लूड कर दियो, क्या फ़ायदा मिल रहा है, कुछ फ़ायदा तो मिल रहा है नहीं हमें, हम फालतू में जाके वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, तो इससे बेटर है कि हम ना ही लड़ें। तो बड़े सारे लोग ना रिफ्यूज़ कर रहे हैं। देखो सिंपल सा सुनो, जो जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया है ना, जब वहाँ से रशिया की जो आर्मी थी, मैं फिर से बता रही हूँ, डोंट वरी, मुझे पता समझ में नहीं आया होगा। जो रशिया की जो आर्मी थी ना वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के साथ वॉर में, ठीक है, बिटवीन 1914 टू 1916। 7 मिलियन कैजुअलिटी हो रखे थे 1917 तक। तो जब ये लोग रिट्रीट करते थे, जब ये लोग रिटेलिएट करते थे रशिया की आर्मी, ऑफकोर्स प्रॉब्लम हो रही थी, उतने सारे वेपन्स की बात छोड़ो, ये लोग जो ट्रेंचेस में लड़ रहे थे वो उनकी तो बात अलग है। बट जो ये ईस्टर्न फ्रंट पे थे ना, ये लोग क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द जो रशिया की जो आर्मी थी क्या करती थी, जब वहाँ से लोग जाते थे ना तो ये क्रॉप्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते थे कि जो यहाँ पे लोग रहेंगे वो खाना पीना नहीं खा पाएंगे, इनको कुछ मिलेगा नहीं तो वो वैसे ही मर जाएंगे। तो ये जो क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करी थी ना, आप ज़रा मुझे कमेंट में बताना, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में बता रखी है कि ऐसा वाला टेक्निक कौन से वाले बैटल में यूज़ करा गया था।
कौन से वाले बैटल में? मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ये मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ मैं रशिया के बारे में बात कर रही हूँ। बट हाँ एग्जैक्टली सेम, मतलब बिल्कुल डिक्टो, यही तो नहीं कि बिल्डिंग्स भी जला दी, बट हाँ ये जो मैं क्रॉप्स जलाने की मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसा हमारे इंडिया में भी हो रखा है। अभी बताओ मुझे कमेंट में कि कौन से ऐसे बैटल में हो रखा है ऐसा। ठीक है, मैंने बता रखा है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, क्लास 8 वाली। ओके, सो जब ये लोग रिटेलिएट करते थे, होता कुछ था नहीं, क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स जो भी थे गवर्नमेंट के, या फिर जितने भी उस टाइम पे वहाँ पे लोग रहते थे, इनके एनिमीज रहते थे, उनके ये लोग जला वला देते थे। प्रॉब्लम इससे ये हुई कि जितने भी वहाँ पे रेफ्यूजीज थे वो वहाँ से लौट के रशिया ही वापस आए। तो सोचो 3 मिलियन रेफ्यूजीज जर्मनी और ऑस्ट्रिया से रशिया आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। पहले से ही जो वर्कर्स हैं वो प्रॉब्लम में है, अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने 1905 का रेवोल्यूशन कर रखा है। अभी 3 मिलियन रेफ्यूजीज कहाँ ही रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से एम्प्लॉयमेंट देंगे? तो बड़ी सारी सी प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा कि हमसे ना लड़ा जाएगा ये युद्ध वगैरह, आप रहने दो, हम अपना काम कर लेंगे। तो उन लोग का मतलब मन नहीं था वॉर वगैरह करने का। ठीक है, इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। जो रशिया की खुद की जो इंडस्ट्रीज़ थी ना, वो खुद ही बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही कम नंबर में थी। ठीक है, जो कंट्री से जो सप्लाईज वगैरह आती थी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था इंडस्ट्रियल गुड्स का, तो वो बाल्टिक सी, अगर आपने मैप में देखा होगा, अभी गूगल करना, मैप में देखना वहाँ पे बाल्टिक सी कहाँ है। ठीक है, तो उस वाले एरिया से जितना भी ट्रेड वगैरह होता था वो जर्मनी के कंट्रोल में था, तो उसने वैसे ही बैन लगा रखा था कि नहीं, जाना ही नहीं है उधर। ठीक है, तो वैसे जो सप्लाईज़ वगैरह थी वो कट ऑफ हो रखी थी। तो जब सप्लाईज़ ही बंद हो रखी हैं, आपके पास खुद की इंडस्ट्री कम है, जो आप बाहर से मंगाते हो वो भी आ ही नहीं रहा है, आप उससे दुश्मनी करके बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आप ही बेवकूफ़ हो, आप ही मूर्खता वाला काम कर रहे हो। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है वो डिसइंटीग्रेट करा बहुत तेज़ी से रशिया में, आप कह सकते हो ऑल ओवर यूरोप में। ठीक है, 1916 तक जो रेलवे लाइंस है ना रशिया की, वो भी ब्रेक डाउन होना ही शुरू हो गई थी। तो बस सिंपल सा यही था कि जो ये वॉर था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका रशिया पे बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे वो वर्कर्स को लेकर देखो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ को लेकर के देखो। देखो वर्कर्स तो पहले से ही वो मतलब उनका एक्सप्लॉटेशन हो ही रहा था, वो तो पहले से ही डिमांड कर रहे थे। अब ये सब हो गया तो जितना भी जो भी कुछ खर्चा पानी होगा वो आर्मी के पास जाएगा। ठीक है, तो वो मुनार्क है तो कहाँ ही देखेगा जनता को कि हमारे वर्कर रो रहे हैं कि कौन रो रहा है। वो जो भी सेंड करेगा हमारी आर्मी, अच्छा हमारी आर्मी उधर लड़ रही है, उसके लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थी, बाकी और भी कंडीशन ख़राब हो गई। विंटर्स आते आते 1916 का जो राइट्स होने लगे ब्रेड के शॉप पे, तो वो नॉर्मल सी बात है। जब इतना सब होगा तो फूड क्राइसिस आएंगे ही, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट में रशिया में हुई थी। ठीक है, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री जो उसकी जो स्टैंडर्ड बुक होती है, जब उस पर आएंगे तो उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। और जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, अभी अटेम्प्ट देना है, 5 साल बाद देना, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू, टेक केयर।